और दोस्तों गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर मतलब इथिक्स वाले पार्ट को देख रहे हैं। ये आज का तीसरा क्लास होगा। ये नोट्स पूरी तरह ट्रेंड एनालिसिस पर आधारित है, पूरा हार्डवर्क करके बनाया गया है, ड्राफ्टिंग के साथ बनाया गया है। सारे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपको इसी नोट से मिलने वाले हैं। ठीक ना भैया, एकदम पूरी तरह टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। पूरी तरह लॉन्ग मेथड से जो है नोट्स को तैयार किया गया है। फिलहाल हम इससे पहले 2 क्लास दे चुके हैं, ये वाला तीसरा क्लास है, तो 2 क्लास देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम देख रहे हैं कि आज वाले क्लास में नैतिकता, मॉरलिटी। इससे पहले वाले क्लास में हम जो है नीति शास्त्र और नैतिकता मतलब इथिक्स और मॉरलिटी के बीच जो है अंतर संबंधों को देख लिए थे, क्या कुछ विभेद होता है उसको भी देख लिए थे। खैर थोड़ी सी बात मैं आपको बताते चलूं कि जो नीति शास्त्र होता है वो सिद्धांतों का एक प्रकार का ऐसा समूह होता है जिसके माध्यम से जो है समाज में क्या स्वीकार्य है क्या स्वीकार नहीं है, मतलब कि कौन से अच्छे मूल्य हैं कौन से बुरे मूल्य हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा आचरण क्या बुरा आचरण, क्या नैतिक क्या अनैतिक, ये सब जो है निर्धारित करने का काम नीति शास्त्र करता है। अब ध्यान में रखिएगा कि नीति शास्त्र के माध्यम से जो है मूल्यों का विकास होता है और उन्हीं मूल्यों जैसे ईमानदारी हो गया, करुणा हो गया, दया हो गया, निष्पक्षता हो गया, परोपकार हो गया, सहिष्णुता हो गया, ये तो नीति शास्त्र के द्वारा निर्धारित मूल्य होते हैं ना भैया। अब इन्हीं नीति शास्त्र के द्वारा निर्धारित मूल्यों को जब व्यवहारिक ढंग से व्यक्ति अपने जीवन में लागू करता है तो उसी व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, नैतिक बोलेंगे, मोरल बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि नीति शास्त्र के द्वारा निर्धारित कोई मूल्य जैसे मतलब दया भी है, तो किसी व्यक्ति के अंतर्गत अगर दया का भाव नहीं होगा, हिंसा का भाव होगा, है ना, घृणा का भाव होगा, तो उसको हम व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इमोरल बोलेंगे, अनैतिक बोलेंगे। अगर वही जो है नीति शास्त्र के द्वारा डिफाइन जो दया का मूल्य है उसको वो फॉलो करता है निजी जीवन में व्यवहारिक रूप से, तो उस व्यक्ति को हम मोरल बोलेंगे, नैतिक बोलेंगे। तो ये 3 स्तरों पे हमको दिखाई पड़ता है। पहला स्तर है व्यक्तिगत स्तर पे, दूसरा है सार्वजनिक स्तर पे और तीसरा है राजनीतिक स्तर पे। इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। पहला जो व्यक्तिगत स्तर है उसकी इंग्लिश होती है प्राइवेट जो है मॉरलिटी, और दूसरा सार्वजनिक स्तर मतलब कि पब्लिक मॉरलिटी, और तीसरा है पॉलिटिकल जो है नैतिकता, जिसे हम पॉलिटिकल मॉरलिटी के नाम से जानते हैं। फिलहाल यहां से क्वेश्चन जो आता है कि भाई इन तीनों के मध्य जो है अंतर संबंधों को स्पष्ट करिए और ये सामाजिक आर्थिक कल्याण में, देश के सामाजिक आर्थिक कल्याण में किस प्रकार की भूमिका अदा कर सकते हैं। तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक राइट डाउन नहीं कर पाएंगे। तो आते हैं एक एक करके जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का काम करते हैं कि आखिर प्राइवेट मॉरलिटी मतलब कि व्यक्तिगत नैतिकता क्या होती है। अगर मैं कहूं कि सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, सोहन नाम के व्यक्ति को जितने भी जो मूल्य हैं, दया है, करुणा है, सहिष्णुता है, परोपकार है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, क्या उसके द्वारा फॉलो की जा रही है। अगर फॉलो की जा रही है व्यक्तिगत संतोष के द्वारा तो उसी को हम जो है व्यक्तिगत नैतिकता बोलेंगे, ठीक ना। अब उसी को जो है हम संतोष को बोलेंगे कि काफी मोरल व्यक्ति है। तो यहां पर देखना जरा परिभाषा इसकी क्या होगी कि व्यक्तिगत नैतिकता उन नैतिक नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और मान्यताओं का संग्रह है जो एक व्यक्ति, यहां पे ध्यान में रखिएगा, कह रहा है कि जो एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत नैतिकता कहते हैं। इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि व्यक्ति आत्मचिंतन तथा अंतःकरण पर यह आधारित होता है व्यक्तिगत नैतिकता। भाई आप आत्मचिंतन कर रहे हैं तो किसी दूसरे पर तो इंपैक्ट नहीं जा रहा ना, आपका खुद का यहां पर इशू है आत्मचिंतन का। अंतःकरण जैसे नहीं कहते हैं कि ये मेरे दिल की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, अंतःकरण की आवाज है, तो ये आप व्यक्तिगत स्तर पर जो है अपने जो है नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इसको प्राइवेट नैतिकता या मतलब कि प्राइवेट मोरलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सत्य, सहिष्णुता, आत्मसंयम गुणों से संबंधित होती है व्यक्तिगत नैतिकता, ठीक ना भैया। फिर कह रहा है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों से ये प्रभावित होती है। मेरा क्या मानना, सबका मानना है कि जो व्यक्तिगत नैतिकता मतलब कि कोई भी व्यक्ति होगा उसका एक धर्म होगा, उसकी एक संस्कृति होगी और किसी न किसी वो परिवार से जुड़ा रहेगा। हर धर्म, हर संस्कृति, हर परिवार के कुछ मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, और इन्हीं जो है धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों का जो प्रभाव पड़ता है वो किसी व्यक्ति पर जरूर पड़ेगा। जब व्यक्ति पर पड़ेगा तो उसको हम व्यक्तिगत नैतिकता बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए किसी परिवार में जो है सत्यनिष्ठा का मूल्य है तो इसकी प्रबल संभावना है कि जो परिवार की आने वाली जो पीढ़ी है, जो उसका लड़का है, तो उसके ऊपर भी जो है सत्यनिष्ठा का या ईमानदारी का जो है प्रभाव पड़ेगा। तो जो व्यक्तिगत स्तर पर जब वो फॉलो करेगा ना उसको, तो उसको व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे धर्म और संस्कृति, मान लीजिए हम हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म ने हमको जो है क्या, जैसे ध्यान का जो है एक मूल्य सिखाया है ना, ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का, परोपकार का, करुणा का, ये सब जो मूल्य हमारे सिखाए जाते हैं धर्म के माध्यम से, तो जब हम व्यक्तिगत स्तर पे उसको फॉलो करते हैं तो प्राइवेट मॉरलिटी के अंतर्गत वो आएगा, ठीक है ना भैया। खैर चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर उदाहरण का आपको लिखना है तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार ना करना,
किसी की सेवा करना, वचन निभाना उसकी जो है व्यक्तिगत नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो आई होप व्यक्तिगत नैतिकता या प्राइवेट मॉरलिटी आपको जो है जानकारी हो ही गई होगी। आगे चलते हैं सार्वजनिक नैतिकता, जिसको हम जो है जिसको हम पब्लिक मॉरलिटी कहते हैं। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि जो सार्वजनिक नैतिकता होती है ना, सार्वजनिक नैतिकता में व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ के जब हम सार्वजनिक हित की बात करने लगते हैं तो वहां पर हमको सार्वजनिक नैतिकता दिखाई पड़ती है, दृष्टिगोचर होती है। यहां पे कह रहा है कि थोड़ा सा परिभाषा को समझते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक नैतिकता उन आचरण व व्यवहार को दर्शाती है जो व्यक्ति अपने सामाजिक व व्यावसायिक दायित्वों के संदर्भ में इसका पालन करता है। ठीक है ना भैया। फिर कह रहा है कि विशेषकर जब यह समाज के प्रति जवाबदेह होता है। तो जायज है कि जो सार्वजनिक नैतिकता होगी यहाँ पर सार्वजनिक हित मतलब कि समाज का जो है सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित होगा, सामाजिक कल्याण सुनिश्चित होगा और यहाँ पर व्यक्तिगत हित के जो है ऊपर उठ के सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाता है। तो वही जब सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाएगा तो समाज के प्रति मतलब कि आप जवाबदेह भी हो रहे हैं। इसकी विशेषता क्या है कि समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे निष्पक्षता, न्याय, पारदर्शिता, परोपकार, सेवा भावना का मूल्य इसमें विद्यमान होता है। यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग की बॉक्स में बंद किया गया है कि भाई सार्वजनिक हित ग्रेटर देन व्यक्तिगत हित। जो सार्वजनिक हित होता है वो बड़ा रखा जाता है, मतलब ऊपर रखा जाता है व्यक्तिगत हित से। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इसके अगर आपको एग्जाम्पल देने हैं सार्वजनिक नैतिकता के, तो गांधी का जो मूवमेंट चलाया गया था वो सार्वजनिक हित के लिए चलाया गया था। ज्योतिबा बाई फूले ने जो शिक्षा या बीमारियों के प्रति, प्लेग के प्रति तमाम कार्य किए थे, अंबेडकर का कार्य या फिर जो है बुद्ध का कार्य, जो मतलब कि जो है अपने व्यक्तिगत हित को ना रख करके जो है सार्वजनिक हित को जो है ध्यान में रखा और पूरे मतलब कि विश्व के लोगों को उन्होंने जो है एक नैतिकता के मार्ग पर चलाने की कोशिश की। तो वो सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत आने वाला एक बेहतर उदाहरण हो सकता है, तो इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आपका जो है पॉलिटिकल मोरलिटी है, राजनीतिक नैतिकता क्या होती है भाई। हमारे जो है राजनीतिक दल होते हैं, राजनेता होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला जुलाकर इनके अंदर जब नीति निर्माण का कार्य किया जाता है या फिर कोई विधि निर्माण का कार्य किया जाता है तो उनमें या फिर कोई भी इनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो सार्वजनिक हित से जुड़े हुए हों, तो उनमें भी नैतिकता के स्वरूप या नैतिकता के जो है लक्षण हमको अभिव्यक्त होते हैं, तो उसको हम जो है राजनीतिक नैतिकता के अंतर्गत रखते हैं। इसको परिभाषा थोड़ा सा देखते हैं कि राजनीतिक नैतिकता राज्य व राजनीति के कार्यकलापों को नैतिक दृष्टि से विश्लेषित करती है। इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में नीति निर्माण में पारदर्शिता, जनहित व जवाबदेह पर जोर, लोकतंत्र में संविधान, कानून और नैतिक मूल्यों का पालन करना, ये राजनीतिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। सीधी सी बात है कि जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं, जो हमारी सरकारें होती हैं, जो हमारे राजनेता, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, वो संवैधानिक मूल्यों और जो है सामाजिक मूल्यों और जो है धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हर वर्ग के जो है लिए एक हितकर जो है अधिनियम बनाए, हितकर जो है नियम कानून बनाए। तो उसके माध्यम से जो जो नैतिकता प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल मोरलिटी या राजनीतिक नैतिकता बोलेंगे। ठीक ना भैया। अनेक नैतिकता वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है, इसलिए कि जो विपक्षी दल हैं या जो राजनेता हैं वो सरकारों पर बार बार आरोप लगाते हैं कि संविधान के विरोध में या संविधान खत्म करने का काम किया जा रहा है। देश में संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है। संविधान का बार बार उल्लंघन सरकारों के द्वारा या फिर संस्थाओं के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जो संवैधानिक नैतिकता है इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, संभावना प्रबल है शायद इस पर क्वेश्चन पूछ ही ले। तो समझते हैं कि ये संवैधानिक नैतिकता क्या होती है। हमने बताया था कि भाई नीति शास्त्र के जो है एक स्रोत के रूप में आपका संविधान भी आता है। तो संविधान भी नैतिक मूल्यों को जो है सृजित करता है, विकसित करता है। जैसे जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, परोपकार, है ना। इसके अलावा जो है आपका जैसे धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य है ना, निष्पक्ष न्याय का मूल्य है, तो ये हमारे संविधान के द्वारा भी सृजित किए गए हैं। तो कुल मिलाजुलाकर संवैधानिक जो नैतिकता होती है उस पर क्वेश्चन आना ही आना है। देखते हैं पहले फिलहाल परिभाषा इसकी। संवैधानिक नैतिकता से तात्पर्य उन मूल्यों, सिद्धांतों व आदर्शों से है जो संविधान में निहित है, जिसका पालन सरकार की तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है ना, तीनों अंगों, नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को करना पड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। ठीक है ना। हालांकि हर प्रावधान बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गया, ये सब आपके लिए बाध्यकारी होंगे। वहीं पर डीपीएसपी वगैरह हो गया, तो ये सब खैर बाध्यकारी नहीं होते हैं। फिलहाल संविधान में जो है नैतिक मूल्यों से संबंधित जो तथ्य होते हैं उनको फॉलो करना राज्य या हमारे जो सत्ताधारी सरकारें हैं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। फिलहाल अगर मैं एक कहूँ कि संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें आती हैं, तो मेरा यह विचार है कि जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करें ना, तो ऐसे आप ड्राफ्टिंग कर लें। ऐसे ड्राफ्टिंग करते समय आपका
आंसर जो दिखेगा वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, सुंदर दिखेगा और नंबर बड़ी प्रबल संभावना होगी कि अच्छा खासा वो नंबर आपको दे। तो संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? पहला है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा इसमें हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। और तीसरा है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के मूल्य आपको जो है दिखाई पड़ेंगे। फिर क्या है कि विविधता में एकता। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां पर जो है कई ठे संस्कृतियां, कई धर्म, कई जाति, कई प्रकार के लोग रहते हैं। इसमें भौगोलिक विविधता भी दिखाई पड़ती है, सांस्कृतिक और धार्मिक और भाषाई विविधता भी दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी विविधता के बावजूद देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने में जो है संवैधानिक नैतिकता एक प्रमुख रोल निभाती है। उसमें कहता है कि जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता का सम्मान करना, ये जो है विविधता में एकता को स्थापित करना हो जाएगा। और जो विविधता में एकता का मूल्य है, ये जो है संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत आता है, ठीक ना भैया। आते हैं विधि के शासन। अनुच्छेद 14 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर विधि के शासन की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है। डायसी की एक पुस्तक थी रूल ऑफ लॉ, वहीं से जो है ये जो है विधि का शासन लिया गया। मतलब कि एक ही विधि सभी नागरिकों पर लागू होगी, किसी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, हर व्यक्ति कानून की निगाह में समान होंगे। इसी को हम विधि का शासन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि एक प्रकार की नेगेटिव अवधारणा है जो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। इसके विपक्ष में एक और जो है रहता है विधि के समान संरक्षण, जिसमें जो है एक तार्किक भेदभाव करके जो है अधिनियमों, कानूनों और परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को समावेशिता के विकास में लाने का प्रयास किया जाता है, जिसे विधि का समान संरक्षण कहते हैं, जैसे आरक्षण वगैरह हो गया। फिलहाल वो अलग टॉपिक है। अच्छा, वो भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। वो भी तो संवैधानिक नैतिकता का एक पार्ट हो गया। तो विधि का जो है शासन इसमें रख सकते हैं। फिर पर्यावरणीय नैतिकता। मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल जो 21 है। अच्छा, एक केस आया था एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला। तो स्वच्छता का इतने समय स्वच्छ पर्यावरण का मामला चल रहा है। तो उसने कहा कि जीवन जीने के लिए, इसमें आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता ना भाई। तो ये जो आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया कि स्वच्छ पर्यावरण जीवन जीने का एक पार्ट है। ऐसे आर्टिकल 48 का 1 है, ए है 48 ए। इसमें 48 ए में क्या है, डीपीएसपी है ना। और डीपीएसपी में कहा जाता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वो प्रयास करे। तो ये भी संवैधानिक नैतिकता का पार्ट होगा। ऐसे 51 होना चाहिए, है ना। ये जो आपका क्या नाम है, मौलिक कर्तव्य में हर नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि अपने पर्यावरण के जो है संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयास करें, ठीक है ना, अपने स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखें। तो ये वाला भी पार्ट कहां से जनरेट हो रहा है, अभी संवैधानिक नैतिकता से जनरेट हो रहा है। सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना। जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो राज्यों का जो मौलिक कर्तव्य होता है, राज्यों का मौलिक कर्तव्य ध्यान में रखिएगा, नागरिकों के राज्यों का जो मौलिक कर्तव्य होता है, उनका जो मेन उद्देश्य होता है सामाजिक, आर्थिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को जो है लागू करना होता है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ये संवैधानिक नैतिकता का सबसे मूल्य पार्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, ये वाला भी होगा आपका जो है संवैधानिक नैतिकता। तो ये सब सारी चीजें जो है, जैसे निष्पक्ष न्याय। अच्छा, न्याय तो हमने यहाँ पे दे दिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये सब सारी चीजें जो है संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत आएंगी। फिलहाल थोड़ा और देख लेते हैं निष्कर्ष वगैरह अगर आपको देना होगा तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन, व्यक्तिगत एवं राजनीतिक हित से ऊपर उठ करके जनहित में निर्णय लेने, संस्थाओं की निष्पक्षता को बनाए रखने तथा सांप्रदायिकता, असहिष्णुता, भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संवैधानिक नैतिकता की अति आवश्यकता होती है। तो ये आप जो है निष्कर्ष के रूप में दे सकते हैं, बेहद इफेक्टिव होगा, ठीक ना भैया। टॉपिक पढ़ाया आपको जो है व्यक्तिगत नैतिकता, सार्वजनिक नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता। इस पर एक क्वेश्चन हमने दिया है, और दूसरा जो है संवैधानिक नैतिकता हमने पढ़ाया, इस पर एक क्वेश्चन हमने दिया है। तो उम्मीद है कि इसको आप लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत नैतिकता, सार्वजनिक नैतिकता एवं राजनीतिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं, यह भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। 200 शब्दों में आपको राइट डाउन करना है। फिर क्या है कि संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं, यह राजनीतिक नैतिकता को प्रोत्साहित करता है, स्पष्ट कीजिए। ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो किसके अनुरूप काम करते हैं, संविधान के अनुरूप। और संविधान में जो नैतिक मूल्य हैं उन्हीं के अनुरूप जब काम करेंगे तो उसी को संवैधानिक नैतिकता। और जो है यह जब चूंकि राजनेता काम करते हैं, सरकारें काम करती हैं, हमारे प्रतिनिधि काम करते हैं, तो यह राजनीतिक नैतिकता को प्रोत्साहित करेगा। कौन, संवैधानिक नैतिकता। तो उसी को लेकर के जो है क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, स्पष्ट करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, संवैधानिक नैतिकता के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस भी रख सकते हैं, जैसे वो 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार लाया गया, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है धारा 377 है ना, लिविंग रिलेशन वगैरह क्या है, उसको लेकर के जो है अपना बार बार जो है डिसीजन देती रहती है। तो ये सब सारी संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और क्या कुछ किया जा सकता है वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।